अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि मौजूदा दौर की अगर बात की जाए तो इस प्रॉब्लम के साथ बहुत सारे लोग हमारे पास मौजूद होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, या हर फैमिली में कोई ना कोई मेंबर जो होता है वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है। आज हम बात करेंगे क्रेटिनाइन बढ़ने की वजह क्या हो सकती है और कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस है जिन पर अमल पैरा होकर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी रीज़न्स हैं कि अगर हमारी बॉडी में वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएं, तो उसकी वजह से क्रेटिनाइन जो है वो बढ़ जाता है। और हम जानेंगे कि क्रेटिनाइन और हम जानेंगे कि एक्चुअली क्रेटिनाइन और हम जानेंगे कि एक्चुअली क्रेटिनाइन जो है वो होता क्या है। और एंड में मैं आपको एक होम्योपैथिक ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जिसके खाने से, जिसके इस्तेमाल से आपका क्रेटिनाइन लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा और आपको ये प्रॉब्लम जो है वो कभी भी फेस नहीं करना पड़ेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्रेटिनाइन होता क्या है, तो हमारे मसल्स जो होते हैं वो हर वक्त काम कर रहे होते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं। मसल्स की कैटाबॉलिज्म जब होती है, उनकी तोड़ फोड़ में एक प्रोडक्ट जो वेस्ट होता है, जो रिलीज़ होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जनाब क्रेटिनाइन। अब क्रेटिनाइन जो होता है इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है 0.6 से लेकर 1.1 तक होती है, क्योंकि हर बंदे का जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। हर बंदे का जो मसल्स वर्किंग प्रोसेस होता है वो भी डिफरेंट होता है। उसका बॉडी की इम्यूनिटी डिफरेंट होती है, उसका बॉडी मास जो है वो डिफरेंट होता है, इसलिए ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो क्रेटिनाइन जो है वो बेसिकली मसल्स की कैटाबॉलिज्म के अमल में आने वाले जो वर्किंग है उससे जो प्रोडक्ट खारिज होता है उसको क्रेटिनाइन कहते हैं। अब ये प्रोडक्ट मसल जो है वो रिलीज़ करते हैं और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होता है और एक वर्किंग प्रोसेस चल रही होती है। अब यहाँ पे 0.6 से लेकर 1.1 तक इसकी एक नॉर्मल वैल्यू होती है। इस वैल्यू से ऊपर अगर इसकी जो है वो अपग्रेड कर जाता है तो क्या होता है कि ये गुर्दों में चला जाता है। गुर्दों में फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से इसको जो है वो यूरिन के ज़रिए पास आउट कर दिया जाता है। अब ये जो है ये एक बेसिक प्रोसेस होता है कि जो मसल से ब्लड और ब्लड से किडनी और किडनी से यूरिन और यूरिन से जो है वो पास आउट हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि क्रेटिनाइन बढ़ने की वजह क्या होती है। अब इसके बिहाइंड पे बहुत सारी रीज़न जो हैं वो काबिल गौर हैं। सबसे पहली जो रीज़न है, सबसे ज़्यादा जो देखी जाने वाली, पाए जाने वाली रीज़न होती है वो होती है क्रॉनिक किडनी डिसीज़। कि अगर आपको गुर्दों की कोई दायमी बीमारी है, गुर्दे आपके मुकम्मल तौर पे वर्किंग नहीं कर रहे, उनका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो रहा। सपोज़ अगर मसल जो है वो क्रेटिनाइन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, वो ब्लड में आता है और ब्लड से जब किडनी में जाता है, किडनी प्रॉपरली उसको फिल्ट्रेट नहीं कर रही होती, किडनी प्रॉपरली जो है फिल्ट्रेट करके यूरिन से पास आउट नहीं करती, तो वो हमारी बॉडी में जज्ब होना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी में ठहरना शुरू हो जाता है। जब वो ठहरना शुरू हो जाता है तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब यहाँ पे अगर आए कि ऐसी कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि हमें पता चल सके कि इस बंदे का क्रेटिनाइन लेवल जो है वो बढ़ तो नहीं गया, तो उसमें बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो फटीग का बहुत ज़्यादा एहसास होना, जोड़ों का बहुत ज़्यादा दर्द होना, पानी वाला काम ज़्यादा ना कर पाना। अक्सर आपने पेशेंट देखे होंगे, वो कहते होंगे कि हम बैठते हैं तो हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता, या अगर मतलब कोई ऐसा काम करें कि जिसमें बैठ के उठना हो तो हम कर नहीं पाते, हमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है। इसके साथ साथ हम ज़्यादा चल नहीं पाते, ज़्यादा वर्किंग नहीं कर पाते, फटीग का बहुत ज़्यादा एहसास होता है। तो ये थोड़े साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ क्रेटिनाइन का बढ़ जाना एक डेंजरस जोन में ले जाता है, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। अब यहाँ भी मैंने आपको पहली बात बताई कि अगर गुर्दों की कोई बीमारी है, अगर आपके गुर्दे प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे तो वो उसको फिल्टर नहीं करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि हाइपरथायरॉयडिज्म जो है
थायराइड ग्लैंड का अगर कोई प्रॉब्लम है पर्सन को, किसी पेशेंट को, तो उसको भी क्रेटिनाइन का मसला हो सकता है, उसका क्रेटिनाइन भी बढ़ सकता है। क्योंकि ये जो सारी सिम्टम्स होती हैं ये एक प्रोसेस से गुजर रही होती हैं, और जब वो उसका मेन जो है वो लीड करने वाला कोई भी ऑर्गन जो है वो कहीं ना कहीं पे ख़राबी उसमें आएगी तो वो एक प्रोसेस रुक जाएगा। तो सेकंड जो है, हाइपरथायरॉयडिज्म का अगर पेशेंट है तो भी क्रेटिनाइन का इजाफा हो सकता है। अब तीसरा जो वजह है वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को भी क्रेटिनाइन का इशू हो सकता है। ओबेसिटी अगर बहुत ज़्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा बंदा स्ट्रेस में है तो भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ को जो है वो भी क्रेटिनाइन इसका बढ़ सकता है। इसके साथ साथ अगर किसी बंदे को डायबिटीज़ है, किसी इंसान को डायबिटीज़ है, कोई पेशेंट आपके पास ऐसा आता है कि उसकी हिस्ट्री जो है वो डायबिटिक है, तो भी क्रेटिनाइन में इसमें इजाफा हो सकता है, ये बढ़ सकता है। तो ये सीधा सीधा कुछ रीज़न्स थी जिनकी वजह से क्रेटिनाइन जो है उसमें वो बढ़ सकता है, उसमें इजाफा हो सकता है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि हम ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस करें, ऐसी कौन सी चीज़ों पे अमल पैरा हो जिसकी वजह से हमारा क्रेटिनाइन लेवल जो है वो नॉर्मल हो, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और कौन सी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। सबसे पहले अगर किसी पर्सन को ऐसा डाउट हो या उसका क्या वो डॉक्टर के पास जाए तो उसको डॉक्टर कहे कि उसका टेस्ट किया जाए और या जब सबसे पहले जब किसी पर्सन को ऐसे पता चले कि उसका क्रेटिनाइन बढ़ चुका है, तो जो फर्स्ट प्रिकॉशंस कहीं जाती हैं, जो पहली फहरिस्त में जिन पर अमल करने को कहा जाता है वो होता है कि आप जो है वो सोडियम से थोड़ा सा परहेज़ करें, यानी कि नमक वाली चीज़ों को अपनी डाइट प्लान में बहुत कम कर दें। बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं तो कर दें, अदरवाइज़ बहुत कम कर दें। अगर आप 10% पहले ले रहे थे तो 1% पे ले आएँ, तो इतना कम सोडियम की जो इंटेक है इसको कम कर दें। इसके साथ साथ जो प्रोटीन इंटेक है, यानी कि प्रोटीन से बनी जो चीज़ें हैं उनका इंटेक भी कम कर दें, क्योंकि जब हम प्रोटीन इंटेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो गुर्दों को वर्किंग करनी पड़ती है उसको फिल्ट्रेट करने के लिए। तो प्रोटीन को जो है इसका इंटेक थोड़ा कम करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हो सके तो पोटेशियम लेवल जो है इसको भी कम करना चाहिए। जो पोटेशियम से बनी हुई चीज़ें होती हैं इससे भी थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे परहेज़ करके पालक, इससे भी परहेज़ करना चाहिए। जो मीट प्रोडक्ट हैं, गोश्त है, इससे परहेज़ करना चाहिए। बड़े गोश्त से जो है वो मुकम्मल तौर पे आप परहेज़ करें, बड़ा गोश्त नहीं खाएं। बेकरी की बनी हुई आइटम जो हैं, क्योंकि उसमें नमक भी बहुत ज़्यादा होता है और उसमें चीनी की मिक़दार भी होती है और बहुत ज़्यादा वो ऑयली डीप होती हैं, इस वजह से बेकरी की बनी हुई चीज़ों से भी आप परहेज़ करें। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आप कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जितनी भी दालें हैं उनको भी आप उनका इंटेक जो है वो कम कर दें, अपनी खुराक में उसको कम कर दें। आप खा क्या सकते हैं, आप जो हैं वो सादा ग़िज़ा खा सकते हैं, ऐसी सब्ज़ियां ले सकते हैं जो कि बहुत सादा हैं। लाइक आप ऐसी सब्ज़ियां यूज़ कर सकते हैं जो कि सादा हैं और सादा ग़िज़ा के ऊपर ही इक्तफ़ा कर सकते हैं। लाइक आप कद्दू खा सकते हैं, टिंडे खा सकते हैं, और इसके साथ साथ गाजर ले सकते हैं, शिमला मिर्च ले सकते हैं, आलू की थोड़ी मिक़दार, बिल्कुल थोड़ी मिक़दार, अगर कभी आपका बहुत दिल करे तो आलू की थोड़ी मिक़दार खा सकते हैं। मतलब ये आपको कुछ प्रिकॉशंस करनी होंगी अपनी डाइट प्लान में। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है किसी भी मर्ज़ से, तो हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री से हमें मालूम पड़ता है कि इसके बिहाइंड पे रीज़न क्या हो सकती है, फिर उससे रेलिवेंट उसकी मेडिसिन दी जाती है। सपोज़ अगर किसी पेशेंट का क्रेटिनाइन जो है वो बढ़ रहा है गुर्दों की दायमी बीमारी की वजह से, तो सबसे पहले उसकी उस बीमारी का इलाज
किया जाएगा ताकि उसकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जिसकी वजह से वो इशू आ रहा है। इसी तरह अगर कोई पेशेंट जिसको शुगर का मसला है तो उसकी शुगर को कंट्रोल करना जो होगा वो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। जब आप शुगर को कंट्रोल करेंगे उसके बाद वो जो इशू आ रहा है वो ख़त्म होगा। इसी तरह हाइपरथायरॉयडिज्म का अगर मसला है तो हाइपरथायरॉयडिज्म की मेडिसिन जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आएगी। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं इसमें हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के जितने भी प्रिकॉशंस हैं उस पर अमल पैरा करना पड़ता है और इसके साथ साथ उससे रेलिवेंट मेडिसिन भी आपका जो कंसल्टेंट होता है वो आपको देता है और उस मेडिसिन के साथ आपका जो है वो क्रिएटिनिन को जो कंट्रोल किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जो भी टॉपिक डिस्कस किया, जो भी बात की, आपको समझ आ गई होगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट में आकर मुझसे क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, वहाँ मैं आंसर नहीं कर पाती। तो मेरा होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ूबिया शफीक के नाम से पेज है, आप मुझसे वहाँ रब्ता कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं और आप वहाँ बात करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और अगर आपने ऑनलाइन कोई कंसल्टेशन करवानी है तो वो भी करवा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी तौर पर दबाइएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।